अब दबाव में आ गई है क्योंकि बीते 24 घंटे में 5 बड़े ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि ये सरकार के दबाव के लक्षण हैं और जल्द ही कुछ बड़ा कर भी सकती है सरकार। कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? जैसे कि पीएम मोदी पहली बार बोले हैं आधिकारिक तौर पर, बकायदा उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके कल रात में जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि ये पेपर लीक वाली समस्या कितनी गंभीर है। इसके अलावा सीजेपी से शर्त पर मुलाकात हुई है, यानी सीजेपी ने कहा था कि हम जेपी नड्डा के ना तो आवास जाएंगे ना दफ्तर जाएंगे, हम ऐसी जगह पर मिलेंगे जिससे जिसका ताल्लुकात ना तो नड्डा जी से होगा ना हमसे होगा। तो मुलाकात हो गई है और 24 घंटे का समय मांगा गया है जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने समय मांगा है सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से कि 24 घंटे का आप हमें समय दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी मांगों को लेकर हमने क्या फैसला लिया है। इसके अलावा सोनम वांगचुक का अनशन जो है टूट चुका है, जेपी नड्डा अस्पताल में पहुंचकर उनका अनशन तुड़वा चुके हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सचिव को भी बदल दिया गया है, इसे कठोर फैसला बताया जा रहा है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो रही पेपर लीक मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे जुड़े इसको लेकर कुछ फैसले भी लिए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरह से दबाव में दिख रही है। कहा जा रहा है कि इस्तीफा हो भी सकता है, जो अभी कुछ घंटे पहले एक बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि बीते 12 सालों में कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ है। तो इस मामले में चर्चा करने के लिए तर्कश में आज हमारे साथ शेखर कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। शेखर जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सब बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफे के नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, सरकार क्या अब सच में इस्तीफे की ओर आगे बढ़ रही है, जिस तरह से सरकार का रवैया लग रहा है? देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उसमें 17-18 तारीख जब तक सोनम जी स्टेज पे थे तब तक सरकार ने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब सोनम वांगचुक जी को बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किडनैप किया गया स्टेज से, और उसके बाद जैसे जैसे भीड़ जुटती गई और 20 तारीख का जो मंजर था, और 20 तारीख के बाद इतने जो बर्बरता और निर्ममता से जो छात्रों के साथ सलूक किया गया, उसके बावजूद बिना डरे जिस तरीके से छात्रों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है, छात्र कहीं भी हटने का नाम नहीं ले रहे। तो अब सरकार, देखिए, 20 तारीख को पहली बार संवाद करा, और ये सरकार अगर इस मामले को ढंग से डील कर रही होती तो शायद पहले कुछ नेगोशिएशन इनकी शर्तों पे भी हो जाती सरकार की। लेकिन 20 तारीख तक इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। पहली बार संवाद आपने 20 तारीख को ही करा, जब एक तरफ आप छात्रों को पीट रहे थे, दूसरी तरफ 4 घंटे आपने बंधक बना के रखा सौरभ दास और राधिका को। वहां पर आप उनको फोन नहीं इस्तेमाल करने दे रहे, कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद जब ये आंदोलन और बढ़ता जा रहा है, अब सीजेपी को भी समझ में आ गया है कि यहाँ से अब हमारे साथ छात्रों की जनता की ताकत आ गई है, उस निर्ममता पूर्वक जो कार्रवाई हुई उसके बाद। तो अब ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का मैसेज आया, हालांकि उन्होंने मुद्दों पर कोई बात नहीं करी, वो एक सिर्फ छलावा था उनका एक मैसेज। लेकिन अब इस्तीफे से कम पर मुझे नहीं लगता कि कोई बात होगी, और सरकार के लिए ये उनको कठिन फैसला है, पर लेना पड़ेगा। जी। बिल्कुल शेखर जी, एक बात और हो रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब काबू से बाहर होती जा रही हैं चीजें। कई सारे लोगों को कहना है कि जंतर मंतर और उसके आसपास जो भीड़ जुटी हुई है, अब वो कांग्रेस जनता पार्टी के भी काबू में नहीं है। अगर सीजेपी के नेता धरना खत्म करने की बात करेंगे भी, तब भी वो भीड़ हो सकता है वहां से ना जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब ना तो सीजेपी के हाथ में चीजें बची हैं ना सरकार के हाथ में, ये अब युवाओं का अलग से जो गुस्सा था वो किसी नेता के अंडर नहीं है, वो खुद ही अपना नेतृत्व कर रहे हैं? वैभव जी, ये आंदोलन कभी भी किसी नेता के अंडर नहीं था। सीजीआई का एक कमेंट आया, एक युवा अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कुछ डाला। अब उसके बाद वो चीजें ऐसी वायरल हुई कि करोड़ों लोग उसको फॉलो करने लग गए। जब करोड़ों लोग फॉलो करने लग गए तो पता लगा कि जनता में सीजीआई के उस कमेंट से लेकर कितना लोगों के अंदर आक्रोश है। अब उस आक्रोश की जब चर्चा होने लगी तो राइट विंगर्स ने उसको नकार दिया। ये तो ऑनलाइन है, आप जमीन पर आकर कुछ करिए, जमीन पे क्या होगा, वो तो लड़का जिसने करा है वो तो बॉस्टन में बैठा हुआ है।
वो 2-3 युवा आए, उन्होंने संगठन बना के ये चीज शुरू करी। सोनू मांचुक उसमें जुड़ गए, उनके मेंटर बन गए, और वहां से ये जो चीज चली है, इन लोगों के पास कोई मीन्स नहीं थे कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाए। लोग अपने आप आ रहे। अच्छा देखिए, जब तक चीजें सरकार ने उसको सहजता से नकार रही थी, चीजें एक लिमिट में थी, लोग उनकी संख्या को लेके बार बार मीडिया में चर्चा हो रही थी कि मतलब बहुत कम संख्या है, जितने प्रोटेस्टर है उससे ज्यादा तो मीडिया कर्मी या सुरक्षा कर्मी। लेकिन जहां सरकार ने सोनम वांगचुक को गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाया, तो वो उससे देखिए लोग बहुत आहत हुए। और तब विपक्षी दलों को भी लगा कि नहीं, हमको आगे आना चाहिए, सरकार तो बड़ी बिल्कुल शेखर निरंकुश जी, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा सर। एक बड़ी खबर आई है, नीट पेपर लीक मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसा न्यूज एजेंसी जी। एनआई ने अपने सूत्रों के जरिए ये खबर दी है, और कहा जा रहा है कि बर्खास्त जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज किया जाएगा। तो काफी बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, 47 अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। शेखर जी। वैभव जी, मैं आपको, ये सारा आई वॉश है। अभी साथ में जो शिक्षा सचिव हैं उनका भी, उनको भी हटा दिया गया। पेपर लीक के बारे में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। अब तक सारी सरकारों में कुल मिलाकर 45 बड़े पेपर लीक के मामले हुए। उनमें से 23 मामले भाजपा सरकार के टाइम में, 15 कांग्रेस सरकार के टाइम में हुए, और 8 जो है वो अन्य सरकारों के टाइम पे। इनमें 1658 लोग गिरफ्तार हुए। चार्जशीट जो है 925 लोगों के खिलाफ फाइल हुई। दो केसों में सजा हुई, 8 पाए गए, और 32 आरोपी बरी हो गए। तो अब इसमें ये देखने की बात है, जिन 2 केसों में सजा हुई, एक 2001 का मामला है, एक 2010 का मामला है। सजा कब हो रही है? सजा अब जाकर हो रही है। अभी 2024 में जो एनटीए में जो ये नीट का जो पेपर लीक हुआ, इस मामले में जो एक संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसको किंग पिन बताया गया। और अभी कल की खबर है कि कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि नहीं जी, इसका कोई दोष नहीं है, इसको बरी किया जाए। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं। तो यानी 2024 के पेपर लीक के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो देखिए, जब आप किसी अधिकारी पे कार्रवाई करते हैं, तो आपको उसको कोर्ट में प्रूव, क्योंकि अधिकारी जो भी बर्खास्त होगा वो अपने लीगल राइट्स के लिए जाएगा। तो लीगल राइट्स के लिए जब जाएगा, तो भाई आप, मंत्री ने अपने आप को कवर करने के लिए जब चीजें बना रखी है, अधिकारी को अपने आप शील्ड मिलेगी। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, उसका मेन कारण यह है कि अगला जो भी मंत्री आए, उसके मन में डर रहेगा कि जी जिम्मेदारी मेरे पर आएगी, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो मंत्री अपने आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके चीजों को दुरुस्त रखेगा। इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ये जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम क्यों है। भाजपा के कार्यकाल में जो 23 हो, जो लगभग आधे से ज्यादा इनके कार्यकाल में, तो उसमें तो अब तक किसी में भी सुनवाई नहीं हुई। पहले वाले तो 2 मामलों, चलिए सजा हो रही है। तो ये चीज इनको सोचनी पड़ेगी कि आई वॉश से काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें एक बात मैं बताऊं कि राजनीति राजनीति की तरह होती है। एक मंत्री जो है अगर इस्तीफा दे दे, देखिए कई बार बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए आपको, बड़े युद्धों को जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है। जी। तो कोई बात नहीं, आप धर्मेंद्र प्रधान आपके अपने आदमी थे, आप उनको समझा सकते थे। देश में मैसेज जाता कि जनता में आक्रोश था, आपने आकर उसको डील किया। लेकिन अब बात क्या है? अब बात धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं है, अब मामला प्रधानमंत्री तक आ रहा है। क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर मामला था, लेकिन जब निरंकुशता और बर्बरता से छात्रों को मारा गया, तो वो मारने वाले कौन थे? वो तो गृह मंत्री को जवाबदेह है। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अब तक खामोश है उस मामले पे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कोई भी सरकार, जब एक लोकतांत्रिक देश होता है, संविधान से चल रहा होता है, तो सरकार एक बैलेंस बना के चलती है कि वो एक तरफ जनता की भी सुने और एक तरफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की भी सुने। ठीक है, उनके ऊपर भी लगाम लगा के रखे। इस पूरे मामले में छात्रों के ऊपर तो मुकदमे आपने उसी टाइम कर दिए थे, इतने लोग अरेस्ट कर लिए, रोज डिटेन हो रहे, अभी भी जगह जगह
जो भी प्रोटेस्टर जा रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे, गाड़ियां रोक रोक के लोग डिटेन किए जा रहे हैं। आज तक आपने सुना है 20 तारीख के बाद किसी एक अधिकारी पर इतने सामने, उनके चेहरे सामने, कि शादी वर्दी में कौन है, कौन किसी महिला को थप्पड़ मार रहा है, कौन किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डालने की कोशिश कर तो रहा थप्पड़ है, ये मारने वाले सब है। अधिकारी को तो हटा दिया गया है, ऐसी खबरें आई थी। नहीं, उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज? अगर कोई आदमी, कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता तो मुकदमा दर्ज होता है ना। तो इन पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? इनके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? आप सिर्फ हटा के किसी मलाईदार पोस्ट पे बिठा देंगे। तो ये कौन करता है इस तरीके का काम? जो तानाशाही सरकारें होती है, वो हमेशा अपनी सुरक्षा एजेंसीज को लेकर उन्हीं के सहारे वो दमन करती है, और कभी भी तानाशाही में कोई भी पुलिस हो उस पर एक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा क्लियर क्लियर नजर आ रहा है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ईडी सीबीआई के तो दुरुपयोग का लगातार आरोप आ रहा था कि राजनीतिक दलों के नेताओं का हृदय परिवर्तन कैसा आ रहा है, लेकिन अब तो जनता के ऊपर सीधा दमन करके। और ये कितनी बड़ी बात है देश की राजधानी में, और आज के डिजिटल युग में, जब सारे उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, सारे सबूत हैं, इन बातों को कहीं भी नकारा नहीं गया है, न नकारा जा सकता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो ये देखिए, ये आक्रोश धर्मेंद्र प्रधान से बढ़ के प्रधानमंत्री तक जा रहा है। तो अब फैसला ये करना पड़ेगा, आपको प्रधानमंत्री को बचाना है या धर्मेंद्र प्रधानमंत्री को बचाना है। जी। बिल्कुल शेखर जी, एक बात और हो रही है कि जैसे दिल्ली मेट्रो में जो है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन समेत 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश आने तक वो नहीं खोले खोले जाएंगे। इससे जी। कई सारी सीजेपी लोगों का मानना है कि सरकार आम लोगों को जानबूझकर परेशान करना चाहती है, जिससे वहां के आसपास के निवासियों को ऐसा लगे कि देखो इस प्रदर्शन की वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। इससे इस आंदोलन की एक निगेटिव छवि बनेगी। क्या ऐसी भी कोशिश हो रही है? देखिए, ये लगातार एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है सरकार का। और अगेन मैं ये कहता हूँ कि जनता के आक्रोश को बढ़ाएगा, क्योंकि सरकार को जो डिमांड है उस पर सीधा सीधा सा रास्ता है, आपको संवाद करना था। और आप उसकी बजाय आप आम लोगों को, क्योंकि इन 16 मेट्रो स्टेशन के दायरे में न जाने कितने लाखों लोग नौकरी करने रोज जाते हैं, उनको पैदल चल के जाना पड़ रहा है, उनको कुछ, अच्छा, अगर लोग अपने वाहन के माध्यम से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के दूसरे मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जगह जगह पुलिस उनको रोक के, उनमें से कौन कौन से प्रोटेस्टर हैं जो जंतर मंतर बता रहे हैं, उनको तुरंत डिटेन करके, अच्छा, वहां पास के थाने में भी नहीं, अगर पकड़ा आदमी जाएगा लोधी रोड से तो उसको भेजा जाएगा बदरपुर थाने, सुबह से शाम तक डिटेन होकर रहेगा, ताकि उसका हौसला टूट जाएगा। जो कल सारी दुकानें बंद थी रात प्रेस में 6:30 बजे, आपको जी। पता होगा सारी दुकानें बंद हो, व्यापार को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, कल उन दुकानों जब खुली थी तब क्या अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ? कुछ नहीं। जब बंद थी तब क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अच्छा, अब आंदोलन स्थल से वहां पे आपको पता कोई पुलिस वाला नहीं। जब तक सोनम वांगचुक वहां थे, पूरा हर आदमी को चेक करके भेजा जा रहा था। वहां मेटल डिटेक्टर्स थे, स्कैनर थे, बैग्स चेक हो रहे थे। अब एक पुलिस वाला नहीं, हर किसी को फ्री फॉर ऑल कर दिया, आप जो मर्जी वहां जाओ और जो मर्जी कुछ करो। लेकिन ये आंदोलन करने वाले वहां जाकर आप देखिए, इतने डिसिप्लिन्ड माहौल में, लड़कियों की सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस आ रही है कि हमने इतना सुरक्षित लड़कों के बीच में कहीं कहीं कभी भी अपने आप को इतना सुरक्षित फील नहीं किया। तो ये देखिए, जो हमारे सपनों का हिंदुस्तान है वो एक्चुअली आंदोलन स्थल बन चुका है। लेकिन सरकार के इस तरीके की जो चीजें हैं, सरकार का यही वोट बैंक है, मेजरली लोग उसमें दिल्ली से ही हैं। आप वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है और सरकार किस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। जिन बच्चों के घर में जिनको लाठियां लगी है, उनके घर के 4-4 वोट तो गए, उनको आप नहीं रिकवर कर सकते हो। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपने प्रदेशों में जाकर यही संदेश देंगे कि उन्होंने क्या देखा। तो देखिए, सरकार के लिए, उनके पीआर के लिए ये एक बहुत क्रूशियल मौका था, और सरकार इसको बहुत बैडली हैंडल कर रही है, बहुत तानाशाही पूर्ण रवैये से कर रही है। जी। बिल्कुल शेखर जी, एक हमने बदलाव देखा है। सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर थे, मंच पर थे, तब उनकी मांगों में सबसे बड़ी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जी। अब वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं।
उनसे जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, तब भी वो अब प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके और सरकार के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे अब वो अपनी इस मांग से पीछे हट गए हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी के लिए पूरे देश को आभारी होना चाहिए। ये वही देश है जहां जीडी अग्रवाल जी ने जान दे दी, और जब तक वो 111 दिन के अनशन पर रहे, प्रधानमंत्री से लगातार गुहार करते रहे, प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी, और उनके मृत्यु के बाद एक ट्वीट कर दिया था। और सोनम वांगचुक के बारे में भी यही होने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि एक छोटा सा संवाद अगर सरकार कर लेती, ये मामला इतना बड़ा बनता ही नहीं। सरकार की बेवकूफ नीतियों ने इस मामले को इतना बड़ा बनाया है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। सोनम वांगचुक, जो 20 तारीख के पहले तक का माहौल था, डिमांड्स बहुत क्लियर थी। 20 तारीख को सोनम वांगचुक जैसा आदमी, जिसको ना तो खुद नीट की परीक्षा देनी है, ना उसके परिवार में किसी को देनी है, वो अपने जान खतरे में डाल के इन बच्चों के लिए जब वो अनशन पर बैठा, और जब उसने उन्हीं बच्चों को इतनी निर्ममता और बर्बरता से पिटते देखा, उन पे मुकदमे लदते हुए देखा, तो उस टाइम देखे सोनम वांगचुक के हड़ताल, जो अनशन को खत्म करने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप इन सारे बच्चों पर से मुकदमे हटाएं। वो किन के लिए कर रहा है? अब सोनम वांगचुक को ये ग्लानि हो रही है कि मेरे अनशन के चक्कर में जिन बच्चों का मैं भला करने निकला था, उन पर मुकदमे लग रहे, उनके करियर की बात है। तो सोनम वांगचुक का ये कदम अपने आप में बहुत सराहनीय है। और ये सरकार अगर ये नहीं करते, तो सरकार वैसे भी क्या सुन रही थी? सोनम वांगचुक की मांग को, वो तो बस ट्वीट करने के लिए, ट्वीट ड्राफ्ट है प्रधानमंत्री जी के मोबाइल में, वो तो उनको बस 1 सेकंड लगेगा बटन दबाते हुए कि रेस्ट इन पीस। लेकिन आज सोनम वांगचुक जी देश के लिए बहुत कीमती है। उनको भी समझ में आ रहा था कि उन्होंने इतने सालों में जो देश के लिए योगदान करा, आगे जिंदा रह के कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, 20 तारीख के बाद सोनम वांगचुक को एक और भरोसा इस देश के छात्रों ने दिया कि सोनम जी, ये सिर्फ आपके अनशन के सहारे नहीं है, ये हम अपनी ताकत, हमारी एकता और हमारी मजबूती, हम डंडे खाते रहेंगे। आपने देखे होंगे वीडियो, दस जी। दस पुलिस वाले मार रहे हैं, और लड़का वंदे मातरम कह रहा है। छोटी छोटी बच्चियां और शेखर शेखर लड़कों को जी, बचाने के लिए सामने आ रही है। जी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा था कि पहले डंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा एक लड़की को खड़ा किया और दिखाया उसका चेहरा, उसका शरीर, उसकी आंखों से कैसे दिखना बंद हो गया है। तो ये सभी वीडियो तमाम आ रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि 20 जुलाई वाले दिन क्रूरता कितनी हुई थी, कितना ज्यादा बल प्रयोग किया गया था। आप पैलेट गन्स वाले वीडियो, डॉक्टर, सबसे पहले तो आरएमएल के डॉक्टर से इस बात को कंफर्म किया है। उसके बाद वो लड़का पूरा छल्ली है, उसका शरीर तो मैंने खुद देखा है अपने आप। तो इस तरीके की जो चीजें जो है, वो आप कील वाले डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, किन पे कर रहे हैं? अपने बच्चों पे। और वही बच्चे देखिए, 20 तारीख से पहले पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण था, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। 20 तारीख की घटना भी, वो छात्र खूब पिटे, खूब पिटे, खूब पिटे। लेकिन 21 तारीख से फिर पहले से ज्यादा संख्या में क्या कोई मारपीट हो रही है? क्या कोई उपद्रव हो रहा है? वहां पे क्या महिलाएं नहीं है? क्या छोटे बच्चे नहीं है? खूब जा रहे हैं, कोई उपद्रव नहीं है। वहां बच्चे सफाई कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को पंखा चल रहे हैं, वो आपको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उन बच्चों पे इतनी निर्ममता से, ये कौन से देश के, को पाकिस्तान की सेना थी? आप अपने ही बच्चों से दुश्मनी निकाले। और वहां पे देखिए, जो संघी और भाजपाई जो गुंडे साथ में आए सादी वर्दी में, और वो लगातार उनके वीडियोज आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, जय श्री राम, हम कॉकरोचों का मसलेंगे। और जहां पे वो ऐलान कर रहे हैं, अब वो पूरे पुलिस वालों से घिरे हुए हैं, उसी नई दिल्ली क्षेत्र में। तो साहब, इस तरीके से जो संघ, जो लाठी लेके इनकी वीडियो चलती थी कि इनका परेड हो रही है, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, किस दिन के लिए कर रहे थे ये प्रोग्राम, वो आज पूरा देश देख रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ तो कभी इनकी लाठी उठी नहीं, इनके पास एक भी संगी का नाम नहीं। ये किन से लड़े हैं आज तक? उन लाठियों से सिर्फ अपने देशवासियों से लड़े हैं, और आज भी वो यही कर रहे हैं। जी।
शेखर जी, लेकिन सरकार से जुड़े लोगों का कहना है, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनका कहना है कि इस प्रोटेस्ट में छात्र हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी भी शामिल हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी आई हैं जब बहुत सारे लोगों से बदसलूकी की गई है, चाहे वो मीडिया के कर्मी हों या कई सारे पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की वीडियोस आई थी। तो सरकार कह रही है कि उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि चेहरे को पहचानने वाली मशीनों को लगा रहे हैं, उससे अपराधी किस्म के लोगों ओहो, की पहचान भी कर रहे हैं। 200 से ज्यादा लोगों की पहचान भी हुई, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, पत्रकारों को जो पीटने की बात है, एक पत्रकार शायद आप जानते होंगे, अभिनव पांडे, उनको सादी वर्दी में धमकाया, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। पूरा वीडियो उस आदमी का चेहरा है और पुलिस वाले उसको निकाल रहे हैं। एक और पत्रकार है संदीश, उनके साथ भी ये सेम घटना भी, उनको लाठी से मारा गया। मारने वाला आइडेंटिफाइड है। आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया मशीन होती है कैमरा, जो आजकल हर जगह मौजूद है, सीसीटीवी में भी होता है, लोगों के मोबाइलों में। तीसरा लल्लन टॉप का एक पत्रकार है, लल्लन टॉप की टीम पीटी गई, वो भी चेहरे बिल्कुल, और ये सब शादी वर्दी में हो रहा है। और जो शादी वर्दी में कर रहे हैं उनके साथ पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले उनको प्रोटेक्ट करके निकाल रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। तो जो आरोप है वहां पे असामाजिक तत्व है। वहां रिद्धिमा शर्मा पहुंच रही है, वहां एक वो कौन सा पिंकी चौधरी, इनका कोई हिंदू रक्षा दल वाला, वो रोज वीडियो शेयर कर रहा है, हम पहुंच रहे हैं। वहां भगवा पहन के लोग चैलेंज कर रहे हैं, कौन मोदी के खिलाफ बोलेगा, और आ रहे, झुंड में आ रहे हैं। अच्छा, जब लोग उनको अगर सभ्य भाषा में रोक रहे हैं तो उनकी पिटाई कर रहे हैं। मैंने खुद वहां देखा कि कुछ बच्चे रात को 9 साढ़े 9 बजे, जो जंतर मंतर का बोर्ड लगा हुआ है रोड पे, जो ग्रीन कलर का जो साइन बोर्ड होता है, जी। उस साइन बोर्ड पे 4 5 लड़के कुछ लात वात मार रहे थे। अचानक ही बहुत सारे लोग, जिनमें बच्चे बुजुर्ग सब थे, आके उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम इसके लिए नहीं आए, कृपया आंदोलन को बदनाम ना करें। और वो जिस तरीके से हाथ जोड़ा, उन उपद्रवियों की नजरें नीची हो गई। वहां पे ये माहौल है। वहां पर कोई, जितनी महिलाएं की संख्या आप देख लीजिए, अगर वहां इस तरीके के उपद्रवी होते तो क्या ये बच्चियां चाह रही होती उस प्रोटेस्ट में? वहां उपद्रवी होते। और छोटी बच्चियों की फोटो है, जब लड़के लाइन से उनको लाठी मारी जा रही है, बीच में आके खड़ी हाथ फैलाकर उनको बचाने के लिए, अपने ऊपर लाठी खा रही है। क्या उपद्रवी को बचाने के लिए वो करेगी? तो साहब, जो माहौल है, मैं तो सबसे अपील करूंगा कि जो हमारे सपनों का भारत होता है, कि जहां कोई जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना हो, सब एक दूसरे के साथ बड़े सौहार्द से रहे, अगर वो हिंदुस्तान आपको वाकई देखना है तो एक बार उस प्रोटेस्ट साइट पर जाके जरूर देखें। जी। बिल्कुल। एक और बात हो रही है शेखर जी, क्या सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा था लोगों में? बहुत सारे नारे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग इतने ज्यादा गुस्से में, इतने ज्यादा भड़के हुए हैं, उनकी तस्वीरों को लेकर तमाम तरह की हरकतें की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये बस गुस्से में लोग भरे थे, उनको एक मौका नहीं मिल रहा था, मंच नहीं मिल रहा था, वो अब मिल गया है? देखिए, ये बेसिकली प्रभु जी छात्रों का आंदोलन है। छात्रों में और हम में, आप में एक अंतर आ जाता है कि इस उम्र तक आके बहुत चीजें हम लोग देख चुके होते हैं, एक इमेज बना चुके होते हैं कि नहीं, अगर कोई राजनेता अपनी बात से मुकर रहा तो ठीक है, राजनीति में होता है। इन सब चीजों को हम बड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। यूथ जो होता है, यूथ इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लेता है, बहुत रिएक्टिव होता है। वो ये देखता है कि हम आकर यहाँ पर बैठे थे अनशन पे, हम रोज जनगण मन कर रहे थे, हम वंदे मातरम कर रहे थे, हम भारत माता की जय कर रहे थे, और 20 तारीख को हमको बिना बात ऐसे पीटा कि अपराधियों की तरह। और सारे अच्छे अच्छे घरों से, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले बच्चे हैं। और क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार चाह रही है वो बात करने। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि 20 तारीख तक बहुत सारे दिन थे साहब, बहुत सारे दिन थे। आपको बात करने में क्या परेशानी थी? आपने बात नहीं करी, आपने लाठी चलवा दी। आप सोनम वांगचुक को, आपको हेल्थ की समस्या थी, बड़ा लॉजिकल बात है। सोनम वांगचुक अनशन पे थे, उनकी हेल्थ की आपको चिंता थी, तो वहां पे डॉक्टर मौजूद थे जो सोनम वांगचुक के विश्वस्त डॉक्टर थे। उनकी डॉक्टरी की डिग्री पे कोई संदेह नहीं था। सोनम वांगचुक संतुष्ट थे, वो रोज उनका हेल्थ बुलेटिन दे रहे थे। तो आपको एक्स्ट्रा चिंता क्यों हुई?
आपको कुछ डॉक्टर भेज देते, आप उन्हीं डॉक्टरों की टीम को असिस्ट करने के लिए भेज देते कि भाई आपके डॉक्टर के पास शायद कम इक्विपमेंट्स होंगे, हम ज्यादा इक्विपमेंट भेज देते। आपने चद्दर डाल के, वो आदमी की हेल्थ की चिंता है तो उसको जानलेवा तरीके से घसीट के ले गए। बताइए क्या लॉजिक है इसमें? तो ये लोगों की भावनाओं को भड़काएगा या नहीं भड़काएगा? और ये जनरेशन पर कोई शर्म नहीं करेगी। देखिए, छात्रों का आंदोलन, जब जेपी आंदोलन चला, उसके पहले बहुत सारे आंदोलन, लेकिन जेपी आंदोलन रुका नहीं किसी से। गुजरात के कैंटीन से शुरू हुआ था। जो मंडल कमीशन वाला आंदोलन चला, वो वीपी सिंह की सरकार लेकर गया, वो रुका नहीं फिर। आप रोक नहीं पाएंगे कहीं विश्व में, जहां भी छात्र अगर काबू से बाहर हो गए, आप नहीं रोक पाएंगे। आपको इनसे प्यार से डील करना था। ये प्यार की भाषा भी बहुत जल्दी समझते हैं। ये उन्हीं पुलिस वालों को जिनको 19 तारीख के रात को इन्होंने खाना खिलाया, पानी पिलाया अपने पैसों से लाकर, कि ये भी हमारे साथ, वो समझ रहे थे पुलिस वालों के दर्द को, उनको खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे। उन्होंने जब पीट दिया तो आप गाली नहीं खाएंगे। और शब्दों पर देखिए, हम लोग को बहुत नियंत्रण करना पड़ता है, हमारे अपने अनुभव की वजह से। वो खुलकर बोल रहे हैं, खुल के जो मन में जो बातें हैं जनता के, जो हम लोग बाहर निकालते समय उस पर एक लगाम लगा लेते हैं, वो भावनाएं खुलकर सामने आ रही है। तो ये चेतने का समय है, ये आत्मावलोकन का समय है, प्रधानमंत्री जी के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, कि हमारी इमेज क्या जा रही है। हम जिस तरीके का लॉलीपॉप जनता को अपने गोदी मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, जनता सब समझ रही है। वो चैनल्स देखना बंद कर चुकी है, वो चैनल्स बंद कर चुकी है। लोगों के घर में अब केबल टीवी नहीं है। वो यूट्यूब पे इस तरीके का अल्टरनेटिव क्रांतिकारी मीडिया को देखना चाह रहे हैं, जो हर पक्ष को दिखा रहा है, हर पक्ष के लोगों को बैठाता है। जी। बिल्कुल शेखर जी, राहुल गांधी संसद में मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार नारे लगा रहे हैं। हमने देखा संसद परिसर में उनका आज का वीडियो, कैसे वो 84 साल की उम्र में भी इतने ज्यादा सक्रिय हैं राजनीति में और सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं जा रहे। देश के तमाम नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, उद्धव ठाकरे जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं, अखिलेश यादव अपनी पत्नी को भेज चुके हैं। अभी खबरें आई थी कि ममता बनर्जी भी वहां जाने वाली हैं, लेकिन राहुल नहीं जा रहे, वो दिल्ली में ही हैं। क्या आपको लगता है कि उनको वहां जंतर मंतर जाना चाहिए, या वो जैसे कर रहे हैं अभी वो पर्याप्त है? देखिए, जो उनका छात्रों के गूंज का एक प्रोग्राम, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले वोट चोरी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारी चीजें करी। अरविंद केजरीवाल अलग तरीके से उसको कर रहे थे, वही सेम डेटा उधर भी आ रहे थे। ममता बनर्जी अलग तरीके से कर रही थी। ये जगह जगह ये होना जरूरी है। अच्छा, क्या वो मुद्दे कॉन्ट्राडिक्टिंग है? वो नहीं है। मुद्दे अगर एक है, राहुल गांधी की अपने कुछ भी राजनीतिक समझ हो सकती है, वो अगर उस मुद्दे को और दूसरे मंचों तक पहुंचा रहे, क्योंकि ये सीजेपी तो जंतर मंतर तक सीमित है ना। संसद में तो कोई आपकी बात उठाने के लिए होना चाहिए। वहां चंद्रशेखर रावण बैठ गए हैं, वहां संजय सिंह लगातार इतनी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, महुआ मोइत्रा उधर भी संसद में आवाज उठा रही है, इनके मंच में खड़े हो रहे। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता यहाँ पर भी आए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अलग अलग है। तो ये मेरे हिसाब से, जब सबका एम एक है, गोल एक है, तो हर कोई अगर अपने तरीके से उसको कर रहा है तो करने देना चाहिए उसको। और बहुत सारे नेता वहां जाके मंच में नहीं बैठ रहे ना। अरविंद केजरीवाल भी कौन सा वहां लगातार धरने पे बैठ रहे हैं, या राहुल गांधी बैठ रहे हैं, या ममता बनर्जी, सब उनके साथ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष इसमें एक मत है, वो किसी भी तरीके से एक मत है, लेकिन छात्रों के प्रति संवेदनशील है। ये ज्यादा सबसे बड़ी बात जी, है। शेखर जी, अभी कुछ देर पहले आपने जेपी आंदोलन की बात की थी। सबको पता है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किस तरह से आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ, और बिहार से वो चीजें शुरू हुई, फिर देश भर में फैल गई। इंदिरा सरकार को लेकर एक तरह से देश में एक लहर सी पैदा हो गई थी। अभी इस जो आंदोलन ये वाला हो रहा है शिक्षा को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, पटना में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमें। आज हमें कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन जी। प्रदर्शन देखने को मिला है। मुंबई में ठाकरे परिवार प्रदर्शन कर रहा है, राज और उद्धव दोनों साथ में कर रहे हैं, उनके बेटे कर रहे हैं। जयपुर में हमें विरोध प्रदर्शन दिख रहा जी। है, लखनऊ से भी तस्वीरें आई हैं। क्या आपको लगता है कि ये देशव्यापी होता जा रहा है धीरे धीरे, और क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? आपको लगता है ऐसा कोई जन विरोधी अभियान या एक लहर भी सरकार के खिलाफ आ सकती है?
देखिए बिल्कुल आएगी और 100% आएगी, क्योंकि जो 30 वर्ष 30 वर्ष तक की जो वर्ग का जो युवा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हमारे देश में। इस यही युवा है जो शिक्षा और रोजगार के मुद्दे से सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि सर दिल्ली में इस तरीके का युवा है या देश भर के युवाओं में आक्रोश हो, लेकिन उनके पास दिल्ली आने के साधन हो। तो हर जगह पे युवा अपना आक्रोश प्रकट करेगा, क्योंकि ये ऑल ओवर यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। अच्छा, इस तरीके की प्रॉब्लम को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री डील कर रहे हैं, वो बहुत ही मुझे लग रहा है कि गैर जिम्मेदाराना है, जो इस बात को बहुत बढ़ाता जा रहा है। ये इनके लिए बहुत आत्मघाती होता जाएगा, क्योंकि आज जैसे मैं देख रहा था कि जैसे इन नेताओं से मिलकर सीजेपी के लोग आए, उसके बाद कई रिपोर्टर्स ने वहां पे छात्रों से पूछा कि मान लीजिए मंच से सीजेपी के नेता कह दें कि हम फलाने फलाने वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे? सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो विश्व में आज तक जितनी भी क्रांति हुई है, उनको ओरिजिनेट करने वाले ने जब एक बार ओरिजिनेट कर दी, तो उसके बाद वो उसके हाथों से बाहर निकल जाती है। तो ये बाहर निकलेगी निकलेगी, और ये देश भर में पूरी तरीके से फैली। मुंबई में जिस लड़की ने जिस तरीके से वो पुलिस की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई, एक दूसरे पुलिस की गाड़ी को पीछे से वो एक लड़के ने कुंडी खोल के सबको निकाल दिया। जनता अब डर नहीं रही। ये आज की जनजी जो है, मैं बहुत हैरान हूँ। देखिए, इस आंदोलन में एक बहुत समझने वाली बात है। हम लोग भी इतिहास पढ़ते थे, जब भगत सिंह को देखते थे, यार इतनी छोटी उम्र में इतना जज्बा कैसे आता होगा, इतना हौसला कैसे आता होगा। सुभाष चंद्र बोस जान दांव पे लगाकर कैसे वो घर में नजर बनते वहां से निकल गए, कहाँ कहाँ कौन से देशों में गए। अकेला आदमी कैसे जज्बा लाता होगा। यहाँ 10-10 पुलिस वाले मार रहे हैं, और लड़का वंदे मातरम कह रहा है, उसको नीचे गिरा दिया पुलिस वाले ने, लाठियां पड़ रही, फिर उठ के वो तिरंगा उठा के खड़ा और पुलिस वाला कॉलर पकड़ के खड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश पुलिस खड़ी है, और वही भगत सिंह, वही सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, देश के लिए बहुत भावनात्मक मोमेंट है। और इस तरीके की क्रांति जो है ना, देश की राजनीति को बिल्कुल बदलेगी। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुकने वाली बात है, ये बहुत आगे जाएगी। जी। बिल्कुल, आप आगे जाने की बात कर रहे हैं। अभिजीत दीप के भी ऐसे ही बात कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि अभी आप प्रधान से इस्तीफा दिलवा दीजिए, कहीं आप तक बात न पहुंच जाए। वो सीधे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जी। शेखर जी, हमने अपने पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ है देखा है। नेपाल में क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में, बांग्लादेश में क्या हुआ था शेख हसीना की सरकार के साथ, सब कुछ देखा सुना है। उससे पहले 2018 में जब इमरान खान जीते थे, उसके बाद उनको पाकिस्तान की सत्ता से हटाया गया था। हालांकि उसके पीछे की वजह कुछ और थी, लेकिन हमारे पड़ोस में ऐसा सब कुछ हो चुका है। श्रीलंका में भी जी। देखा था हमने। क्या ऐसा कुछ भारत में भी हो सकता है? मुझे पता है भारत बहुत विविधतापूर्ण वाला देश है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, सेनाएं काफी ज्यादा ईमानदार है, निष्पक्ष हैं, वो सरकारी कामों में दखल नहीं देंगी, सरकार में नहीं दखल देंगी। लेकिन फिर भी क्या पड़ोसी देशों जैसा भारत में कुछ भी होने की संभावना है? ये कोई मामूली देखिए, विषय नहीं है। और यहाँ पर लाखों सेना के विद्यार्थी दखल की बात नहीं। और उनके जी। वैभव जी, अभिभावक। मेरी आवाज आ रही है जी बीच शेखर में? जी, आपको सुन पा रहे हैं हम। हाँ, मेरे कहने यहाँ सेना के दखल की बात ही नहीं है। यहाँ पर जब जेपी आंदोलन हुआ तो कौन सा सेना का दखल हुआ, और जब वीपी सिंह के टाइम पे जब आंदोलन हुआ तब कौन सा सेना का दखल हुआ। लेकिन सरकारें बदली ना। अब मुद्दा ये है कि हर घर में हमारे प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर लेकिन में लेकिन एक शेखर ऊपर। जी, आपको आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं सर। आ, आम चुनाव में 3 साल का वक्त बाकी है, 2029 में होंगे। सरकार के पास अभी पर्याप्त नंबर है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि जैसे पड़ोसी देशों में हमारे जो आंदोलन हुआ, शेख हसीना बहुत जल्दी जीत कर आई थी चुनाव, पूरा बहुमत मिला था उनको भी, लेकिन हटना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। अपने देश में भी क्या युवाओं के पास इतना सब्र होगा कि वो 2029 तक का इंतजार करें, या वो कुछ और करने की कोशिश भी कर तो सकते दो हैं? 2029 तक की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। आपको मैं इस आंदोलन को नापने का एक पैरामीटर बताता हूँ। एक आदमी की सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या क्या नहीं दांव पे लगा देते, और वो भी अगर पुलिस की नौकरी हो। अगर आप 2 दिन से वीडियोस देख रहे होंगे, कितने पुलिस वाले नौकरी छोड़ दी उन्होंने।
पुलिस वालों के खिलाफ खुल के वीडियो बना रहे हैं, और उनको पता है उनकी नौकरी जा सकती है। लोगों के मन में जब यहाँ पे बात आ जाती है, तो फिर आप ये सोचिए कि जो राजनीतिक दल में जो नेता है, राजनीतिक दल किनसे बनता है? नेताओं का समूह है। उन नेताओं में से कितनों का हृदय परिवर्तन होगा जब उनको पता लगेगा कि जनमानस में ऐसी स्थिति हो गई कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो लोग भी अभी पार्टी स्विच ओवर करेंगे। ये देखिए, जब जनता में क्रांति आती है, हमने पहले भी देखा है मंडल कमीशन के टाइम और पुराने आंदोलनों में, तो हवा बदलते देर नहीं लगती। हर किसी को समझ में आ रहा है कि अभी किस तरीके के अन्ना आंदोलन आप देख लीजिए कि उस टाइम कैसी, मतलब लोगों ने सोचा नहीं था एक नई नवेली पार्टी। मुझसे कोई पूछता था, मैं ये कहता शायद अरविंद केजरीवाल को हल्की सीट पकड़ ले तो इतने लोगों के सहारे जीत जाए। उन्होंने कहते मैं शीला दीक्षित, मैं कहा अब तो ये भी सीट गई, और रिजल्ट तो कुछ और आया। किसी ने नहीं सोचा था अगले चुनाव में और भी ज्यादा 67 सीटें। बिल्कुल। तो ये जो चीज है, जनता जो है जब क्रांति लाना चाहती है तो बहुत कुछ ला सकती है। और सरकार को एक बात समझना पड़ेगा कि अपने कार्यशैली में एक प्रेशर कुकर वाली सीटी जरूर होनी चाहिए, कि प्रेशर जब उबल रहा हो तो आप उसको रिलीज करते रहे। ये रिलीज हो सकता था 20 तारीख के पहले, पर आपने अब तक प्रेशर कुकर का ना तो आप ढक्कन खोल रहे हैं, और प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप शायद वो फट ही जाएगा। अगर आपको लगता है भेद है, तो प्रेशर कुकर भी दिखने में बहुत मजबूत होता है, वो हवा के ही प्रेशर से फटता है ना। तो सरकार को अपनी कार्यशैली के बारे में सोचना पड़ेगा। जी। बिल्कुल शेखर जी, क्या सरकार को कार्यशैली के अलावा अपनी सोच में भी थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ेगा? बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई सारे जो सरकार के समर्थक भी हैं, उनका कहना है कि बीते 12 वर्षों में, पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे सरकार को ऐसी आदत पड़ गई थी कि कोई भी विरोध प्रदर्शन हो, वो उसको चलने देते थे एक समय तक। एक समय के बाद अपने आप ही उसमें एक कमी आने लगती थी, या कृषि आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना वापस भी ले लिया था। जैसे कृषि आंदोलन में उन्होंने ठप्पा लगा दिया, खालिस्तानी हैं, विदेशी ताकतें हैं, एक समूह, एक क्षेत्र विशेष के लोगों के ऊपर लगा दिया सब कुछ। जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, एक समुदाय के ऊपर ठप्पा लगा दिया। लेकिन इस वाले आंदोलन को टैकल नहीं किया जा सका रहा है। क्या बोले, आईटी सेल चुप है पूरी तरह, सरकार का कोई मंत्री कुछ बोल नहीं रहा, मुख्यमंत्री तक चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत सन्नाटा सा छाया हुआ है। क्योंकि ये सारे युवा हैं, इनको आप किसी धर्म में नहीं बांट सकते, इनको किसी क्षेत्र विशेष से आप जोड़ नहीं सकते कि ये यहाँ के उपद्रवी हैं या खालिस्तानी कुछ भी हैं। तो ये 12 सालों का सबसे मुश्किल आंदोलन है सरकार के लिए। जी, बिल्कुल मुश्किल आंदोलन है। चक्कर क्या है कि जो वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व है, उनको इस तरीके के चीजों का कभी सामना करना ही नहीं पड़ा। ना तो उन्होंने गुजरात में इस तरीके की चीजों का सामना करा। अच्छा, उनकी कार्यशैली जो है, जब पॉलिटिकल पार्टीज आपके अगेंस्ट होती है ना, उनको मैनेज करना बड़ा इजी है। पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स की एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उनका एक व्यक्तिगत जीवन होता है। आप वहां पे एजेंसीज लगा के रातों रात हृदय परिवर्तन करा लेते हैं। आप देखिए, आसाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको प्रधानमंत्री सबसे बड़ा रिश्वतखोर बेईमान बताते थे, उसी को बाद में भाजपा का नेता बना के मुख्यमंत्री बना दिया। जिसको पश्चिम बंगाल में इतनी गालियां दी, कैमरे पर रिश्वतखोर बता, उसको बता। क्योंकि जांच एजेंसियों में बहुत ताकत होती है। इन छात्रों के पीछे आप क्या लगाओगे? आप सीबीआई लगाओगे, ईडी लगाओगे, क्या लगाओगे? ये नहीं डरता। आप कहते हो पीटेंगे तुमको, वो कह रहा मारो डंडे, तो डंडे 10 डंडे खाने के बाद कह रहा बंदे मातरम, नहीं नहीं हटूंगा। तो अब इसका कैसे सामना करेंगे आप इसके जगह अगर कोई भी राजनीतिक दल होता, उनके पास मैं कहता हूँ 200 MP होते, 250 MP होते, आप रातों रात 100 MP को अपनी एजेंसी के सहारे हृदय परिवर्तन कर लेते। अभी पश्चिम बंगाल यही देख रहा है, आम आदमी पार्टी यही पेश करे, यूबीटी यही पेश करे, समाजवादी का यही आप कह रहे हैं, यही आप डीएमके के बारे में चर्चा चल रही है। ये पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां पर उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इन छात्रों का जज्बा अलग ही लेवल का है। ये भगत सिंह ने नहीं सोचा कि मैं अपना करियर बना लूं, मेरे आगे जीवन का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। वो तो फांसी के चंद बंदे को जब चूम के वंदे मातरम कह रहे थे, हम पढ़ते हैं तो लगता है को पागल चुनू नहीं था। कैसे उतना चुनू रह सकता है देश के लिए? ये लोग उस तरीके के हैं, ये नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास उसकी ईडी सीबीआई सब नाकाम हो चुके हैं इस टाइम। ये एजेंसीज, जैसे वहां पे दिख रहा है कि सिख भी है,
निहंग सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं। हर कोई इकट्ठे मिलकर खाना खा रहे, खाना बांट रहे, एक दूसरे को पंखा जल रहे, सफाई कर रहे। अरे वो बहुत ही शानदार भारत की तस्वीर है। मैं सबसे फिर से अपील करूंगा, एक बार वहां जाके देखे जरूर। आप किसी भी विचारधारा को, आप नारे मत लगाइए, कुछ मत करिए, जाइए एक बार, बस देख कर आ जाइए। और अगर आपका दोबारा जाने का दिल ना करे तो बताइएगा। जी। बिल्कुल, कई सारी ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं कि पहले शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन अब मजा आ रहा है जंतर मंतर में रहने में और वहाँ के जी। माहौल में जीने में, नारे लगाने में। अब मैं खुद 2-3 बार जा चुका हूँ वहां पर, मैंने वहाँ की परिस्थितियां देखी हैं। शेखर जी, एक बात और उठ रही है। बीजेपी के कई सारे समर्थकों से मैंने बात की, जो बहुत लंबे अरसे से बीजेपी को वोट देते आए हैं, कट्टर समर्थक माने जाती हैं। उनका कहना है कि बीजेपी पार्टी के रूप में तो बहुत अच्छा काम करती है, जब उसे चुनाव लड़ना होता है, जीतना होता है, पूरा जोर लगा देती है। चुनाव जीतना उसके लिए अच्छा है, आसान है, लेकिन सरकार चलाने में वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाती। जितने सारे नेता हैं, धर्मेंद्र प्रधान ये कहीं ना कहीं के चुनाव प्रभारी रहे हैं। हरियाणा के भी चुनाव प्रभारी थे, उससे पहले और भी चुनाव प्रभारी रहेंगे। पर्यावरण मंत्री जो हमारे भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी थे, उससे पहले महाराष्ट्र में थे। पर्यावरण की स्थिति क्या होती है, AQI कितना पहुंच जाता है ठंडी में, दिवाली के आसपास दिल्ली में, सबको पता है। लेकिन वो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। तो क्या एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि सरकार और पार्टी को अलग नहीं कर पा रही? सरकार पार्टी वाला भी काम कर रही है, हमेशा चुनावी मोड में भी रहती है, और जैसे जैसे मंत्रालय भी चल रहा है अधिकारियों के भरोसे। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, भाजपा कौन सी वाली भाजपा है, अब ये एक बहुत गहरा प्रश्न है। क्योंकि एक भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के प्रधानमंत्री थे। आप कितने लोगों को सुनते हैं कि उनकी बुराई कर रहे हो उस लेवल पे, जितने नरेंद्र मोदी के लिए आक्रामक होते हैं। ऐसा क्यों था? वहां सुषमा स्वराज और क्या कहते हैं, प्रमोद महाजन, मुंडे साहब, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, वो एक अलग तरीके की भाजपा थी। ये भाजपा, इसकी कार्यशैली बहुत अलग है। आज अगर आप SIR हटा दें तो वैभव जी प्रधानी का चुनाव जीतना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत बेसिक सी चीज है, चुनाव आयोग को लेकर जिन्होंने कानून में तब्दीलियां करी है, वो सब कुछ तानाशाही की तरफ जा रहा है। मैं बहुत सारी पार्टियों के लिए अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारा चुनाव संबंधित कार्यों को देख चुका हूँ। एक छोटी सी चीज होती है, रीडेबल फॉर्म ऑफ वोटर लिस्ट। हर पॉलिटिकल पार्टी को जो फाइनली अप्रूव्ड वोटर होते हैं उनकी लिस्ट मिलती है वोटिंग से कुछ दिन पहले। ये उस फॉर्म में हार्ड कॉपीज देते हैं, जो कि मशीन रीडेबल है ही नहीं। वो मतलब इतनी ऊंची ऊंची गड्डिया की कमरे की छतों तक पहुंच रही होती है गड्डिया। कैसे कोई आदमी पढ़ेगा कि कौन सा वोटर डिलीट हो, कौन सा नहीं? तो वो जो गड़बड़ियां जिस तरीके से चल रही हैं, उसके बिना ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से लोगों का रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाता है। सयानी घोष देखिए, कितनी शानदार वक्ता थी, अब क्या हो गया? राघव चड्ढा कहते थे मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरा दम घुट रहा है, तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूँ। अब कितना बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो लेकिन हृदय परिवर्तन तो हो गया ना। अच्छा, जितने लोग वहां पे जाते हैं, उसके बाद उनको पीछे बेंच में बिठा दिया जाता है। वो योग्यता की वजह से नहीं आए, तो दबाव में लाए गए। काम वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। वहां सिर्फ 1 और 2 के बाद देर इज नो नंबर 3। तो ये जो भाजपा की जो कार्यशैली है, ये स्वामी विवेकानंद की फोटो से जब बात करते हैं ना, IT सेल से अपने मैसेज भिजवाते हैं, किसी भी भारतीय को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद का ये नहीं बताते कि वो कहते थे धार्मिक किताब पढ़ने से ज्यादा बढ़िया युवाओं के लिए फुटबॉल खेलना है। वो उनके शरीर की तरफ बहुत ध्यान देते थे। एक खुले दिमाग का एक धार्मिक समझ जो होती है, वो उसकी बात करते थे। तो ये सरकार उन सब बातों को नहीं करती। इनका IT सेल पिक्चर कुछ और दिखाता है। ये बताते हैं कि जी हम धर्म की रक्षा करने वाली सरकार नहीं, आप धर्मेंद्र की रक्षा करने वाले सरकार। आप धर्म की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, आप धर्मेंद्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फर्क है। जी। बिल्कुल शेखर जी, आखिरी के 1-2 सवाल और हैं, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था। 2010 या कह लें कि 9 वाले चुनाव के बाद से ही चीजें बदलनी शुरू हो गई थी। एक पीछे से एक पूरी रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी गई थी। फिर एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगते हैं, फिर अन्ना जी आंदोलन पर बैठते हैं। उसके बाद देश में क्या कुछ हुआ सबको पता है। UPA की सरकार चली गई, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार चली गई, अन्ना तो चले गए महाराष्ट्र में जहां से वो आते हैं। लेकिन उसका असर पूरे देश में देखा। बीजेपी को अन्ना आंदोलन का लाभ भी मिला था। अन्ना आंदोलन 11 में हुआ था सर, चुनाव थे 14 में, 3 साल तब भी था। लेकिन वो जो मोमेंटम एक बार बना था वो बरकरार रह गया।
अभी 2026 में सब हो रहा है, 29 में चुनाव है। ये सवाल मैं अभी कुछ देर पहले आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा विस्तार से आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। मोमेंटम बनाए रखने के लिए आपके हिसाब से क्या करना होगा सीजेपी को, कौन सी गलतियां वो ना करे ताकि ये जो आंदोलन है वो अपनी सफलता को पा सके? देखिए, सबसे पहली बात, मैं अभी भी एक बात मानता हूँ, सीजेपी कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं है। ना सीजेपी ने उसकी तरफ कोई कदम उठाया है। तो सीजेपी के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इसको लेकर मैं अभी कमेंट करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो आपको बहुत सारे फेसेस चाहिए होते हैं, वो भी अभी आपके पास उतने नजर नहीं आ रहे हैं। ना आप संगठन के स्तर पे। एक ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था कि एक व्यक्ति ने एक कॉकरोच शब्द जो सीजीआई के मुंह से निकला, उससे एक सोशल मीडिया में एक भूचाल आ गया। उसके बाद जब लोगों ने कमेंट करा तो उसने कहा जी मैं इंडिया आ रहा हूँ, और उसी टाइम अफरा तफरी में कुछ लोग जोड़े गए और इन्होंने ये आंदोलन शुरू करा। पहले दिन जब ये आए हिंदुस्तान, इनको पता ही नहीं था हमको करना क्या है। इनके पास ना स्टेज की व्यवस्था थी, न कोई इंतजाम था, कुछ भी नहीं था। तो ये कोई एक बहुत वेल प्लान्ड आंदोलन नहीं रहा है, ये लोगों का आक्रोश है, जो सीजेपी के रूप में एक आप आक्रोश, उस आक्रोश को नाम देते। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कॉकरोच नाम देना चाहेगी, ठीक है। तो अब ये, लेकिन आक्रोश व्यक्त करने के लिए बहुत अच्छा शब्द है। तो ये जनता का एक आक्रोश है जो इस तरीके से चल रहा है। अब ये आक्रोश किसके अगेंस्ट है, किसको फायदा देगा, ये सवाल बाद में। अभी ये किसके अगेंस्ट है, तो वो क्लियर है कि वो भाजपा के अगेंस्ट है। अब भाजपा के अगेंस्ट है, अगर ये देशव्यापी होता है तो कहाँ किसको फायदा पहुंचाएगा, तो हो सकता है कि फायदा पाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो। बिल्कुल। लेकिन इस चीज को डील करना भाजपा की प्राथमिकता थी, और वो सिर्फ एक बड़े खुले मन से, संवाद की स्थिति से और मजबूत कदम उठाने वाली स्थिति से होते, जिसको भाजपा ने जिस मौके को खो दिया है। अब अगर वो कर देती, ये काम अगर पहले कर देती, तो भाजपा की ऐतिहासिक जीत होती। अब करेगी तो उसको भाजपा के हार के रूप में देखा जाएगा। अब चक्कर क्या है कि भाजपा नहीं करेगी तब भी नुकसान में, और करेगी तो तब भी नुकसान में। तो ये भाजपा एक बहुत बड़ा मौका खो चुकी है। तो यही चीज। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल शेखर जी, सवाल ये है कि चर्चा ऐसी हो रही हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में, मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर इस्तीफा नहीं होता है अगले 2-3 दिनों में, तो 20 जुलाई को जैसा संसद मार्च का आह्वान किया गया था या करने की कोशिश भी हुई थी, लाठीचार्ज हुआ फिर उसके बाद, फिर से वैसा कुछ करने की कोशिश की जा सकती है। आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है सर? और क्या ऐसा करना भी जरूरी होगा जब 20 जुलाई को ऐसा कुछ देख चुके हैं हम? नहीं, देखिए, संसद तक जाना हम बचपन से देखते आए हैं कि जगह जगह सड़कों पर लिखा होता था, अलग अलग शहरों में, दिल्ली चलो, संसद चलो। तो संसद जाना कोई मतलब अपराध नहीं है। हमारे देश की संसद है, कोई भी संसद जा सकता है। हम आप जाना चाहे हम भी वहां जाकर अपना पास बनवा सकते हैं। कोई प्रोटेस्ट करने आकर वहां तक जाता है। एक बात ये आती है कि उसमें गलत क्या है, अगर लोग संसद जाना चाहते हैं। आप संसद जाने की अगर बात आ रही है, तो आप उस डेट से पहले आकर संवाद स्थापित क्यों नहीं करते? आप संसद कब जाएंगे, जब आपसे संवाद नहीं होगा। और ये स्थिति वही है कि एक आदमी मतलब कह रहा है जी हमसे बात करो बात करो, अगर सरकार नहीं सुन रही, तो ये स्थिति तो आएगी ना। संसद में अगर आप देश का नेतृत्व तो नहीं सुन रहा है, तो उसके पास चल के जाया जाएगा ना। आप तो नहीं आ रहे हो, तो उसमें गलत क्या है? उस आह्वान में तो कोई गलती नहीं है। अगर आप बड़े हैं, आपके पास शक्तियां हैं, तो आप शक्तियों का उपयोग करिए, आप आइए, संवाद करिए। ये 20 तारीख वाले इंसिडेंट तक तो पहुंचना ही नहीं था, और आगे भी ऐसे अगर अपील आती है, तो वो अपील, उसमें क्या गलत है? देश के नागरिकों को संसद जाने का क्यों अधिकार नहीं? क्या वो तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं संसद में? नहीं कर रहे। अब इतने लोग आ रहे हैं, आप अपना मैकेनिज्म रखिए कि कैसे आप उतने मेटल डिटेक्टर लाएंगे, कैसे जांच करके आप सबको भेजेंगे वहां। इतने लोग जाकर कैसे ज्ञापन दे, आप उसकी व्यवस्था करिए। आप सरकार है, जनता के, आप जनता के तो चुने हुए हैं। आप कहीं उज्बेकिस्तान के वोटों से चुन के नहीं आए, इन्हीं वोटों से चुन के आए।
वो हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कुछ करने के लिए आपको वोट दिया था, आप वो नहीं कर रहे तो हिसाब मांग रहे हैं। उनकी वजह से आप संसद में, जिनकी वजह से संसद में वो नहीं आएंगे, आप जरूर बैठेंगे। क्यों? ये देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल, अभी एलओपी पहुंचे वहां, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शन करने पहुंचे। अब उसको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, अरे एलओपी के मन में कोई रोष है, उस बात को लेकर गए वो। प्रधानमंत्री कहते हैं, अरे आए, आपका स्वागत है, अंदर बैठिए, चाय पीजिए, बताइए क्या बात है। उस बात पे कोई फैसला लेना जरूरी थोड़ी था। अगर वो संवाद भी कर लेते तो एलओपी का प्रदर्शन तो वही खत्म हो जाता। और देखिए, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक पावर सेंटर प्रधानमंत्री है, दोनों अगर घर में बैठ के चर्चा कर लेते तो सुरक्षा में सेंध कैसे लग जाती। अगर राहुल गांधी ये कहते नहीं जी मैं तो 20 लोग अंदर लेके आऊंगा, तो प्रधानमंत्री बड़ी नम्रता से कह सकते थे, देखिए आप एलओपी है, आपको मैं जिस तरीके का सत्कार देना चाहता हूँ इतने लोगों में संभव नहीं हो पाएगा, उनके लिए कभी अलग व्यवस्था कर देंगे, अभी तो आप पहले आप आ जाइए, आप हमारे नजरों में ज्यादा सम्माननीय, आप एलओपी है। तो देखिए, बात कहने के तरीके होते हैं, जबान के अच्छे इस्तेमाल से भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती है जहां आपको लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैलेट गन की बिल्कुल। जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहां राहुल गांधी का जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव था वो हो सकता है तुरंत फेल हो जाता। आपने लेकिन वहां भी संवाद ही नहीं करा, वो सुरक्षा में सेंध। आप अब, बहुत देश में ऐसा नैरेटिव है कि ओम बिरला ने कह दिया कि महिलाओं से खतरा था, वो प्रोटेस्ट करने फ्लैक्स लेके पहुंच गई, तो प्रधानमंत्री को आने से मना कर दिया। फिर बीजेपी के नेताओं ने ऐसी बेवकूफी की बातें, वो हमला कर सकते थे, फिजिकली चोट पहुंचा सकते थे। क्या बात कर रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री संसद में महिलाओं से पिटेंगे, वो भी उनसे जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आप किस तरीके का नैरेटिव बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। फिर तुम्हारा इन बच्चों से सुरक्षा में सारे चैनल्स में न्यूज चल रही है, प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। अरे इन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों से जो सबको पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, आप इनसे प्रधानमंत्री डर के, भारत देश के। अरे कुछ तो शर्म करिए, मतलब आपको राजनीति करनी नहीं आती क्या? आप एलओपी घर आया, आप उससे बात नहीं करें, सुरक्षा में से लगे। अगर खुश जाते राहुल गांधी, मेरा एक सवाल है, क्या करते? वो हाथों से प्रहार करते, कोई हथियार चला देते, मतलब सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ती प्रधानमंत्री की? तो ये देखिए, शायद सत्ता के लिए अभी इन्हें परिपक्वता नहीं आई है, लेकिन इनका 12 आईटी साल बाद सेल, भी। जी जी, परिपक्वता नहीं आई है। आईटी सेल के सहारे लोगों को जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ना, उसमें बहुत मजबूत है, उसी के सहारे ये लोग सत्ता में बैठे, और चलाना इनको अब तक नहीं आया। आज हमारे देश की विदेश नीति ऐसी है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक छोटा से, बड़े देशों का छोड़ दीजिए, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कोई आपके साथ नहीं था। कोई छोटा सा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा भी, बर्मा जैसा कोई देश आपके पक्ष में एक बयान दे गया? नहीं देगा। नेपाल का प्रधानमंत्री अभी बयान दे रहा है कि हमारे कुछ जमीन पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया और हमने उनकी जमीन पे। अरे नेपाल आपको बता रहे कि हमने आपकी जमीन पे कब्जा किया? क्या विदेश नीति है? तो ना महंगाई काबू हो रही है, ना आपको ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आपकी बेइज्जतियां कर रहे हैं बार बार, आप उसका कैसे जवाब दें? आप नाम लेने में घबरा रहे हैं। आप सस्ता जो रशिया और ईरान का तेल आपको ऑफर हो रहा है, आप छोड़ के क्यों वेनेजुएला से ले रहे हैं? आप नहीं बता पा रहे हैं देश को, आपके पास बातों का जवाब नहीं है। हम कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे 71 में, जब सेवेंथ फ्लीट आ गई थी निक्सन के दौर में, और इंदिरा गांधी ने जिस मजबूती से जवाब दिया था। तो देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत सारी कमियां हो सकती है, बहुत अच्छाइयां हो सकती है, लेकिन जहां देश की बात आए ना, तो इस तरीके की मजबूत चीजें, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का हर कोई क्रिटिसाइज करता, मैं भी विरोधी हूँ उस कदम का, लेकिन जो 71 में जो चीज थी, वो पूरा देश जो है उसकी तारीफ करता है। एक पूरे विश्व में हमारी एक इमेज बनी जब हमने पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए। तो ये परिपक्वता लानी जरूरी है। ये सिर्फ बातों से, मेलोडी खिलाने से चीजें नहीं चलेंगी, विदेशों में जाके हा 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 करके फोटो खिंचाने से। तो ये देखिए, सारी राजनीति इनकी बस उन्हीं फोटो से चल रही है। एक शेर दिखा देंगे और चेहरे की जगह नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा के कि शेर अकेला भारी पड़े, ये सब बचकानी बातें हैं। देश इनसे नहीं चलता।
जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.